रिकॉर्डिंग दे देकर मैं सबको खराब कर दिया। लाइव क्लास के अंदर बच्चे होते ही नहीं। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मसला जरूर होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। बाकी आवाज तो आ रही है ना आपके पास? ओके ठीक है, तो हमने जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन था वो हमने खत्म कर लिया, और उसके साथ साथ मैंने एक प्रैक्टिस रेजिस्टेंस के क्वेश्चन भी करवाए थे आपके डिफरेंट बुक्स के अंदर या ए लेवल के अंदर, और बेसिक से मूव किया था हमने। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है कि पहले पहले आपने करने हैं उसकी सिंपल क्वेश्चन करके फिर आप अपना मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप जंप करोगे अपना मुश्किल क्वेश्चन की तरफ तो ये सवाल आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो जो मैंने सवाल करवाए थे उसमें मैंने शुरू में सिंपल क्वेश्चंस बताए थे, और प्रैक्टिस के अंदर जो लेक्चर के अंदर ही शामिल थे। बाकी जब जैसे जैसे लेक्चर आगे चला तो मैंने उसके साथ साथ जो उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट के अंदर, तो वो भी मैंने आपको बता दी। आज हम जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपके पीएमसी सिलेबस के अंदर जिस तरह से जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर भी मैंने ये तकरीबन कंप्लीट चैप्टर करवाया है, इसके अंदर मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं। और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स थी और जो टॉपिक्स नहीं थी, जैसे किरचॉफ था ये टॉपिक के अंदर नहीं था, ये भी मैंने करवाया। और दूसरा, ये जो शुरू के अंदर कन्वेंशनल करंट वगैरह ये चीजें भी नहीं थी, ये भी मैंने एक्स्ट्रा से आपको बता दी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी हमें इस तरह से ही करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है बाकियों के कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर जिसका अच्छा पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाया तो आपको मैंने, ठीक है, अगर किसी का मिस हो गया है तो वो रिकॉर्डिंग लाजमी देखे। ठीक है, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई है, जो चीजें काम की है वही मैंने चीजें आपको बताई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी फोर्स पूछ लेता है, और इसमें जो रूल्स यूज होते हैं जैसे कि राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उनको समझ नहीं आती कि राइट हैंड यूज करना है या लेफ्ट यूज करना है, तो ये कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये क्लियर करेंगे, और जो जैसे मैं आपको कहूंगा बस वही आप एक रूल बस अच्छे से याद कर लेना। और पॉजिटिव चार्ज के लिए भी मैं बताऊंगा कि ये इस तरह से इसको यूज करना है, और नेगेटिव के लिए भी इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो अपना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इनके बीच में जो है इंटर रिलेशन, यानी कि चार्जेस का मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेट का चार्जेस के ऊपर क्या इफेक्ट है, और इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन। जैसे आप फिजिक्स की डेफिनेशन बता दो, मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था कि अपना मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि दोनों के अंदर जो इंटर रिलेशन है वो किस तरह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इस तरह से, अगर सपोज करो कोई चार्ज हम लेकर आए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सी अपना कंडीशन होगी जिसमें फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम डील करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली दो जो है ना वो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज इन मोशन, बट मोशन में तो होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उसकी। जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था हमने पढ़ा था उसमें ये कंडीशन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक्सीलरेटेड मोशन इज पॉसिबल, ये आप कह सकते हो। इन तीनों में फर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी वजह से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अब डायनेमा मींस मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये तो वैसे भी आपको पता है। डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अंदर बॉडी की वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और चार्ज किस तरह से होगी? चार्ज इन मोशन, मोशन के अंदर होगी।
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड मोशन रहेगी चार्ज। ये बात आपने याद कर लेनी है। ठीक है, समझ आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? बोर्ड वगैरह क्लियर है? ये मुझे बता दे थोड़ा। बाबा क्लास में है? बाबा कौन है क्लास में? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैंने अभी ये चीजें कुछ आपको बताई जो काम की चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं। पहले तो आपको थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। जी सर, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के पहले तो डिफरेंट शेप्स होते हैं। आपने मैग्नेट देखा हुआ होगा, ठीक है, घर के अंदर वो बच्चे वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ दें अभी। अभी ये चीज समझें कि इसको अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बनाता हूँ, ठीक है, ये एक है नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये क्या है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, सही है, बार मैग्नेट है ये। अच्छा, मैग्नेट की दूसरी शेप भी होती है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू, हॉर्स शू इस तरह से होता है। और ये डिफरेंट मूवीज वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, या ये जो कार्टून वगैरह चलते हैं बच्चों के, उसमें ये बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर आपके बुक के अंदर जो मोस्टली बात की गई है वो इस बार मैग्नेट की बात की गई है। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, सही है। सो बार मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट क्या है। अच्छा, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल्स। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। दूसरा क्या होता है? साउथ पोल। अच्छा, अब ये मैग्नेट एक दूसरे को, जैसे कि हमने पढ़ी है, चार्जेस, चार्जेस कितने किस्म की होती है? दो किस्म की, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आएगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। और अपना निगेटिव निगेटिव के साथ आएगा तो क्या इफेक्ट होगा? तो इस तरह से ये मैग्नेट भी किस तरह से अपना इफेक्ट दिखाते हैं, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है। अच्छा, और फील्ड, अब जैसे चार्जेस की फील्ड थी तो उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैग्नेट की फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का नाम ये अपना मैग्नेट की फील्ड का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे चलकर पढ़ते हैं डेफिनेशन वगैरह, लेकिन फिलहाल जितना बताता जा रहा हूँ उतना समझते जाए। मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि आगे जो मैं चीजें बताऊंगा वो आपको समझ में आए। अगर मैं डायरेक्टली अपना बताऊं मैग्नेटिक फ्लक्स और ये वो, ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर गैस पर इतना फोर्स लगेगा, कैसे होगा? तो फिर ये आगे चलकर चीजें समझ नहीं आएंगी। जितनी चीजें रिलेटेड हैं, और ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है मैग्नेट के अंदर? ये होती है नॉर्थ, साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, और साउथ टू नॉर्थ वो किस तरह से होगी? वो इनसाइड मैग्नेट। ये यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये मैंने मतलब बनाया एक बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पर इसका साउथ पोल। अभी मैंने ये क्या क्या चीज लिखी है? मैंने बोला है कि मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड मैग्नेट, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है बाहर वाला, इसमें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ से साउथ की तरफ। जिस तरह से दो प्लेट्स के दरमियान आप पढ़ते थे फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से यहाँ पर किस तरह से, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दो चार्जेस आपने रखी, तो यहाँ पर किस तरह से होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ से आप बनाओगे बाहर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस बनाओगे और इसको लेके जाओ, सही है। अच्छा, अब देखें ये फील्ड लाइंस किस तरह से हैं, इसको डायरेक्शन शो करने के लिए हम इस तरह से सिंबल दे देंगे।
ठीक है, यानी कि ये किस तरह से बाहर मैग्नेट से बाहर किस तरह से नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, और ये इनको क्या कहेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके अंदर किस तरह से होंगी, अब देखो ये लाइन यहाँ से आई, ये यहाँ अपना साउथ पोल पर पहुंच गई। अब ये अंदर किस तरह से आएगी, ये इस तरह से, ठीक है, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट किस तरह से, साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल वही केस है बैटरी वाला। सर्किट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है, सर्किट के अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाऊं, ये रेजिस्टर हमारा और ये वाली चीज ये हमने बैटरी लगा दी। अब देखें इसकी एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट इज द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से कन्वेंशनल करंट गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये वापसी आ गया। अब बाहर सर्किट के अंदर क्या होता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन अब जब बैटरी के अंदर देखोगे, बैटरी के अंदर ये क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रुककर यहाँ पर आ गई। फिर इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जरिए मूव करवाते हैं, ये अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती है। तो बाहर किस तरह से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सटर्नल सर्किट में, और अंदर किस तरह से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट में क्या होता है, काफी चीजें सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ोगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम चीजें, थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ जो है इतना फर्क नहीं है इन दोनों में। मैग्नेट फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन साउथ में अंदर क्या किस तरह से होगी, ये अपना फॉर एग्जांपल अंदर जो होगी वो कहाँ पर होगी, साउथ से लेकर ये नॉर्थ तक बनेगी। बिल्कुल इस केस की तरह ये मैंने आपको रिलेट करके बताया। अच्छा, मैग्नेट हमेशा जो होता है वो डाइपोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक, या इस तरह से लिख लें, मैग्नेट विल नेवर बिकम मोनोपोलिक। इसका क्या मतलब है, ये चीज याद रख लें। और ये एनटीएस के अंदर सवाल आया हुआ है इसका, कि जब अगर मैग्नेट फॉर एग्जांपल आप देखते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सही है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर इसको मैं तोड़ दूं यहाँ से, इसको मैं यहाँ से तोड़ दूं, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा। ये अलग से एक मैग्नेट बन जाएगा और ये अलग से एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि एक सवाल जो आया था, इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स, इट विल बिहेव वन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, टू साउथ पोल, टू नॉर्थ पोल, टू बार मैग्नेट, टू टाइनी बार मैग्नेट। ये टेस्ट के अंदर, पास पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, और फिफ्थ के अंदर भी आई थिंक ये मेंशन है। तो ये नॉर्थ और साउथ, ये किस तरह से ये आपस में, इसमें दो पोल्स आ जाएंगे एडजस्ट होकर, ये नॉर्थ और साउथ ये बन जाएगा, और ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। तो ये दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मोनो, मोनो मीन्स एक पोल, एक पोल कभी भी अकेले नहीं रहेगा। दो पोल्स, जब आप बार मैग्नेट को तोड़ोगे तो उसमें से आपको दो छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ आई, क्लियर हुई? क्लियर हुआ ये? अच्छा, एक अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि शुरू शुरू का जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्रीक साइंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आपने एक चीज सुनी होगी, ग्रीक माइथोलॉजी, वो काफी चीजें वो अजम्पशन के बेस पर बनाते थे। पहले शुरू शुरू में उनके अंदर एक यानी कि एक और भी कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हमारी जो अर्थ है, उनका एक ग्रीक गॉड है, ठीक है, उसका अभी नाम मुझे नहीं पता। वो ये बोलते थे कि हमारी जो अर्थ है ना, वो उस गॉड के, उसके पास एक हॉर्न है, हॉर्न, ठीक है, जिसकी तरह सिंग होते हैं, ठीक है, एक हॉर्न है, उस पर जो है अर्थ हमारी टिकी हुई है। तो इसकी तरह से एक कॉन्सेप्ट और भी है हमारा, इनका ग्रीक, क्योंकि ये रिसर्च काफी ग्रीक और ये साइंटिस्ट वगैरह ने की थी। तो एक कॉन्सेप्ट और भी है कि हमारी जो अर्थ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आता है, हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है अंदर, मैग्नेट। इसका ये कॉन्सेप्ट है, गिवन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
तो अब मैग्नेट है तो इसके पास क्या होंगे, दो, एक तो दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और दूसरा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अच्छा, मैंने जो ऐसे छोटी से कोई भी गल मत है। छोड़ते ही मतलब, हाँ वो खबर। अच्छा एक चीज देखें, ये मैंने आपको चीज बताई कि अर्थ के अंदर अंदर एक जो है एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है। ये एक अजम्पशन है जो पुराने साइंटिस्ट है उनकी, ये एक थियरी है उनकी। तो अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज नीचे अर्थ है, सही है, यहाँ पर नीचे अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल अर्थ का। अगर मैं यहाँ पर कोई एक मैग्नेट सस्पेंडेड कर दूं ना, तो मैग्नेट मैग्नेट अगर मैं सस्पेंडेड रखूंगा तो ये वाली जो अर्थ की साउथ वाली साइड है, यहाँ पर इसका नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, साउथ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैग्नेट अपने आप को एडजस्ट करके इस तरह से बन जाएगा घूमकर कि ये नॉर्थ वाली जो साइड है ये अर्थ के फील्ड के मैग्नेट के ऑपोजिट आएगी, नॉर्थ वाली साउथ वाली की जगह और साउथ वाला नॉर्थ वाले की जगह। ये एक कॉन्सेप्ट है, गिवन नहीं है, लेकिन इसको अगर आप देख लोगे तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? जरूरत है। अच्छा, मैंने आपको करंट के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, करंट की तीन प्रॉपर्टीज होती है। वन इज दी हीटिंग प्रॉपर्टी, अदर इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। हीटिंग प्रॉपर्टी, जब एक तार चलती है, ठीक है, तो तार के चलने के बाद जब उसमें से आप करंट गुजारोगे पार टाइम की, तो उसके पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो जो तार होती है वो गर्म हो जाती है। जब आप अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखोगे जो आप घर के अंदर यूज करते हो, तो घर के अंदर जब वो यूज करते हो तो जब आप उनको स्विच ऑफ कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर बल्ब चल रहा है तो उसको जब आप हाथ लगाते हो तो वो आफ्टर टाइम की थोड़ा गर्म होता है। इसी वजह से करंट के पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें से मैंने करंट पास किया, आई करंट, करंट इसमें से आई ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगी? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं कि करंट या जो चीज है शेप किस तरह, शेप कौन सी है जिसमें आप फील्ड लाइंस निकाल रहे हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें जो शेप्स बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सर्कुलर बनेगी। तो इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल होती है। अच्छा, और एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो एक प्रोफेसर था ओरेस्टेड नाम से, OERSTED। इसका एक बड़ा सा नाम सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इतना याद है। और स्टेट प्रोफेसर था जिसने मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बताया था। और इलेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में फेराडे और मैक्सवेल दोनों की काफी जो है एफर्ट्स वो लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाले आते तो नहीं है सवाल, लेकिन कुछ पता नहीं कि क्या सवाल दे दें। तो अच्छा, आप देखें, मैग्नेटिक हमने यहाँ पर एक अपना वो मैग्नेटिक नीडल रखी, तो उसने डिफ्लेक्शन शो की। पहले यहाँ पर रखी तो उसने डिफ्लेक्शन शो की इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर रखी इसने डिफ्लेक्शन शो की यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करता आया। फिर इसको जब हमने पूरा पाथ इसको ट्रेस किया, तो हमें पता चला कि सर अगर जो कंडक्टर होगा उसमें से जो करंट पास करेगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, इक्वल डिस्टेंस, ये इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये हमें पता चला था एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, इसको याद करने का जो है वो इजी तरीका है, वो आप यूज करते हो राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप या इसको ग्रास्प भी कहा जाता है, राइट हैंड ग्रास्प रूल।
इसमें क्या कहा जाता है, इसमें बोला जाता है कि वायर को, जो करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से आपका करंट गुजर रहा है, वायर कौन सी, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर को आप अपने राइट हैंड से पकड़ो, ठीक है, और कर्ल योर फिंगर्स, ये पहला स्टेप है, ग्रास्प वायर, कौन सी, करंट कैरिंग वायर, कौन से, अपने राइट हैंड से, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स। तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो दे विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका, आपको पता चल जाएगा कि फील्ड किस डायरेक्शन में। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर कोई चीज ना बनाऊं, मैंने आपको इस तरह से बनाया है करंट, ये मैंने करंट बनाया आई। अब देखें, यहाँ पर सपोज करें कि ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसकी करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इसको ग्रास्प करना है, यानी कि इसको राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, इसको मैंने राइट हैंड से ऐसे ग्रिप किया। तो अब देखें, ये जो थंब है, थंब थंब किसका डायरेक्शन शो करेगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें दो चीजें हैं बस, एक चीज तो आपको पता होगी, इसने पहले ही कहा है कि करंट ऊपर जा रहा है, तो आपने थंब ऊपर रखना है, इस तरह से ऊपर आपने थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया आपने, इस तरह से जब फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो ये किस तरह से लाइंस बनेगी, ये लाइंस इस तरह से बनेंगी, और यहाँ से किस तरह से आएंगी, ये बाहर की तरफ आएंगी, और ये सर्कुलर फॉर्म में बनेंगी, ये इस तरह से, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट। ये वाली चीज समझ आई, क्लियर हुई, ये शेप्स बनाने के लिए समझा रहा हूँ, क्लियर हुई, ये चीज समझ आई, राइट हैंड ग्राफ को, राइट हैंड में पूरा कर दे। अच्छा एक चीज और देखें, एक आप कन्वेंशन यूज करते हो, कन्वेंशन उस चीज को कहा जाता है जिस चीज को आप मान लो, बस कन्वेंशन, ठीक है। आपने डिफरेंट डिफरेंट साइन कन्वेंशन सुनी होगी, जैसे कि वर्क में थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, ये फिजिक्स के हिसाब से हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव ऑन द सिस्टम, यानी कि रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव और गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। तो कन्वेंशन क्या होता है, ऐसी चीजें जो आप मान लो या अज्यूम कर लो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो साइन कन्वेंशन है, एक तो ये डॉट वाला, अगर कहीं पर ये डॉट लिखा हो, और ये क्रॉस वाला। डॉट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये डॉट जब लिखा हुआ होगा इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड है, डॉट के लिए क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और क्रॉस के लिए क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। तो अगर मैं ये शेप बनाऊं, ये आई वाली, यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल बनाए हैं, यहाँ पर अभी भी पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ से जा रही है और बाहर कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर मुझे अगर दिखाना हो, कहे कि शो दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कन्वेंशन इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर की तरफ होगी और कहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अब देखें मैंने क्या कहा, जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपने थंब रखा अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है, और फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे, अगर मैं यहाँ पर रख के कर्ल करूं तो ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये यहाँ इस साइड में बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये फील्ड का डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड का, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। तो यहाँ पर क्या होगी, ये फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाना है, इनवर्ट की तरफ क्रॉस, यानी कि यहाँ पर फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। अच्छा अब देखें, यहाँ से तो अंदर गई, वापसी किस तरह से आएंगी, ये इस तरह से। अब ये थ्री डायमेंशनल शेप है, इसको मैं इस तरह से दिखा नहीं सकता, यहाँ इसे देखें, अंदर तो चली गई, अब वापसी किस तरह से होगी, करंट अपवर्ड, और ये बाहर की तरफ आएंगी, ये फिंगर्स बोर्ड से बाहर आ रही है, तो यहाँ पर ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पर आप डॉट बना दोगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से अंदर की तरफ है
और इस साइड से बाहर की तरफ है। तो इसको आप जब लाइंस बनाओ तो इस तरह से दिखा सकते हो। ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और ये यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। ये चीज समझ आई? क्लियर हुई? ये निकाल लोगे आप? ओके। अच्छा, अगर यही सवाल हो, मैं जैसे पूछूंगा। अच्छा, अगर यही सवाल हो कि मैग्नेटिक एक नीडल है, उसमें से करंट जो है डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर फील्ड बतानी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन में, ये अपना करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है। ये मैंने थंब रखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये थंब मैंने डाउनवर्ड रखा। फिंगर को मैं कर्ल करूंगा तो ये इस तरह से सपोज करें यहाँ पर। अब देखें, थंब डाउनवर्ड क्योंकि करंट को शो कर रहा है। अब ये मैंने डाउनवर्ड रखा, फिंगर को कर्ल करूंगा। जब मैं फिंगर को कर्ल करूंगा तो ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगी। तो अगर मैंने इस साइड को नाम दिया ए, इस साइड को नाम दिया मैंने बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर किस तरह से फील्ड बनेगी, ये अंदर की तरफ बनेगी। तो अगर ये अंदर की तरफ बनेगी तो ये बाहर की तरफ। तो डाउनवर्ड के लिए इस तरह की अरेंजमेंट होगी और ये अपवर्ड के लिए इस तरह की अरेंजमेंट होगी। हाँ, ठीक है, ये वाली बात आप समझ लें। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? अच्छा, इसको इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज भी कहा जाता है। ये जो क्रॉस वाली है ना, इसको आप बोलते हो इनटू द पेज, इनटू द पेज या इनटू द प्लेन। ये सेम चीजें हैं। प्लेन के अंदर जा रही है लाइनें या प्लेन के बाहर आ रही है, ये सेम बात है। इनटू द पेज, यहाँ इसको अपना परपेंडिकुलर टू दी प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर अंदर जाती है और परपेंडिकुलर बाहर आती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर अंदर जाती है सिर्फ उसकी बात हो रही है। सही है? अच्छा, अगर मैं ये यहाँ पर एक चीज बनाऊं, एक अभी मैं आपको बता रहा हूँ राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल ये ग्रिप रूल से अलग है। अच्छा, कभी कभी इस तरह से होता है कि ये जो हमने राइट हैंड पाम रूल यूज किया ना, उसमें थंब की डायरेक्शन में हमने क्या रखा, करंट करंट रखा और अपना फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी। लेकिन ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई पॉइंट है जिसमें करंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, अगर कोई ऐसी पॉइंट है जहां पर करंट जो है सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके निकालने के लिए भी आप यही यही जो है वो चीज यूज करोगे और उसमें जो है इसको बस थोड़ा सा रिवर्स कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये इस तरह से बनाऊं, अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ से करंट जो है आई इसके अंदर गया, तो ये इस तरह से ये इसके अंदर घूम रहा है और ये यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से ये अंदर गया है। अच्छा, अब देखें, अब आप किस तरह से राइट हैंड को यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे थंब रखोगे यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये आप निकाल ही नहीं सकते। तो आपने किस तरह से इसको निकालना है, आपने अपने जो अभी फिंगर्स है, पहले हमने क्या किया, आपने अपना राइट हैंड यूज करना है। पहले हमने थंब किसकी डायरेक्शन में यूज किया था, करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि वो एक डायरेक्शन गिवन था उसका। लेकिन अभी करंट का डायरेक्शन वेरी कर रहा है और फिंगर्स आपने किसके लिए यूज की थी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अभी आप क्या करोगे कि ये करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उस करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे। अगर करंट के मल्टीपल डायरेक्शन है, उसके लिए आपको बता रहा हूँ, ये जो है केस सोलेनाइड के अंदर भी होता है। सोलेनॉइड, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज है, बाहर मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। ठीक है, अब इसमें करंट मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फिंगर्स आपके पास चार फिंगर्स हैं, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब होगा ना, वो आपको फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जब करंट फिक्स्ड हो, एक डायरेक्शन हो,
तो उसके करंट के डायरेक्शन में थंब रखो अपना, फिंगर्स को कर्ल करो, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज फिंगर्स वो अपना फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखो मल्टीपल डायरेक्शन है, यहाँ पर तो आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन ये चीज देखें, ये अभी करंट किस तरह से जा रहा है, ये यहाँ ऊपर जा रहा है और ये डाउनवर्ड, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड, ये इस तरह से मूव कर रहा है। यानी कि करंट जो है अपवर्ड जाकर इसे डाउनवर्ड स्प्रिंग की तरह इस तरह से मूव कर रहा है ना, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर मैं ये फिंगर्स रखूंगा तो फिंगर्स मेरी कर्ल करेंगी करंट के डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से हो जाएंगी कर्ल, इस तरह से ये कर्ल होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करूंगा, फिंगर्स को मैंने यहाँ कर्ल किया, तो मेरा थंब किस पॉइंट की तरफ जो है वो डिनोट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं ये चीजें, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें, चैप्टर से स्टार्ट के लिए इसी वजह से मैंने आपको बताया, वरना आपकी जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक डेंसिटी है। ये वाली चीज क्लियर हुई कि अगर करंट फिक्स नहीं हो, करंट मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर हो, तो आपने फिंगर्स रखनी है करंट की डायरेक्शन में, तो आपको जो थंब होगा वो फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, ओके गुड। अच्छा एक चीज और देखें, कभी कभी इस तरह से भी पूछता है। यहाँ पर एक इसने बताया कि एक हमने प्लेन है, ये प्लेन उसने गिवन है, ये आपको गिवन एक प्लेन दिया है, ये एक प्लेन है, ठीक है। इसमें उसने कहा कि करंट जो है वो अंदर की तरफ है, ये डॉट सॉरी ये क्रॉस बनाई, बोला कि इसमें कि करंट जो है वो इसके अंदर है, तो फील्ड बताओ। तो करंट आपने थंब क्या रखना है, इनवर्ड। जब थंब आप इनवर्ड रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे, तो फिंगर्स किस तरह से कर्ल हो रही है, इस तरह से, ये इस तरह से कर्ल हो रही है फिंगर्स, इस तरह से कर्ल हो रही है। तो ये किस तरह से बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर आउटवर्ड होंगी, ये करंट अगर आए आउटवर्ड है, अगर ये बाहर की तरफ रखूं मैं, तो ये मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये हमारा बन गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है, क्लॉक वाइज, सही है। अब ये इसने ये वाला प्लेन दिया है, आपको एक चीज पता है, जिस जो चीज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, उसको अगर आप ऊपर से देखोगे और बताओगे एंटी क्लॉकवाइज है ये चीज, उसको अगर आप अपना देखने का नजरिया बदलोगे, उसको आप नीचे से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज चल रही होगी। यानी कि ये ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उसको देख किस तरह से रहे हो। अगर आपके पास कोई चीज हो अभी, जैसे कि पेन का ढक्कन है, ठीक है, इसको आप इसे घुमा कर देखो, इसे काउंटर क्लॉकवाइज, इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाओ और इसको नीचे से देखो, इसको नीचे से देखोगे ना तो ये क्लॉकवाइज चल रहा होगा। तो आपके देखने पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये करके देखना ये चीज। तो कभी कभी आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इसको हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन उसने दे दिया है, तो हमें जो देखना है ये इस तरह से देखना है ऊपर से। तो ये हमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे। लेकिन अगर ये बोले कि हम इसको प्लेन को नीचे से देख रहे हैं, तो अगर प्लेन व्यूड फ्रॉम बिलो, अगर प्लेन को नीचे से देखोगे तो ये वाला क्लॉकवाइज के बदले में क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये करके देखना, ये मैंने आपको चीज कही है अभी, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाली चीज अगर नीचे से देखेंगे तो किस तरह से मिलेगी, क्लॉकवाइज। कंफ्यूज मत होना, समझाने वाली चीज जो है वो मैंने आपको बताई कि आप किस जो है वो प्लेन से देखते हो, ये मैटर करता है। अगर आप इस किसी कोई चीज मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, उसको जब आप नीचे से देखोगे ना तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। तो जिस प्लेन से आप व्यू कर रहे हो चीजें, वो मैटर करता है। कभी कभी सवाल के अंदर ऐसे बोल देता है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी अगर हम नीचे से देखते हैं। अगर नीचे से देखोगे तो नॉर्मली जो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है नॉर्मली, तो वो नीचे देखने से क्या मिलेगी, आपको क्लॉकवाइज मिलेगी। अगर नॉर्मली क्लॉकवाइज मिल रही है तो नीचे से देखने से आपको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। पेज से, हाँ पेज से यकीन हो। अच्छा पेज पर ये इस तरह से बनेगा, पेज पर आपको
अच्छा ये पेज क्या है, टू डायमेंशनल। ये पेज क्या है, टू डायमेंशनल है, एक्स और वाई प्लेन है इसके अंदर। ये चीज जो है वो स्पेस के लिए है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में होती है, स्पेस में थ्री डायमेंशन होते हैं, तो तीनों डायमेंशन। तो इस वजह से जो फोर्सेस वगैरह लगते हैं वो हम अब समझाने के लिए तो बोर्ड पर समझाते हैं, लेकिन पेज पर जो बनेगी ना, अगर पेज पर इसको बनाओगे तो बस ये वाली इस जगह आ जाएगी, ये वाली इस जगह आ जाएगी, दोनों शेप्स अलग अलग हो जाएगी। बाकी नॉर्मली आप अपना पेन के कैप के साथ देख सकते हो। पेन के, मैंने कहा ना आपको, पेन का जो कैप है आपके पास, अगर पेन है तो पेन के कैप को एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, फिर उसको जो है डाउनवर्ड से देखो, तो वो डाउनवर्ड आपको क्लॉकवाइज मूव करता हुआ नजर आएगा। यानी कि फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो। अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो या उसको नीचे से देख रहे हो, ऐसे सवाल आएंगे नहीं। कभी आ जाए तो बस नॉर्मल जो, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका क्लॉकवाइज। पेज पर बनाने के लिए तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, ये सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अगर नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर नीचे, लेकिन मैंने बनाया नहीं है, बस आपको यहाँ पर प्लेन व्यूड फ्रॉम बिलो, नीचे से देखा जाए तो बस ये मैंने लिख दिए 2 पॉइंट। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई। हाँ हाँ, पेज से ठाए सके तो मानो, पेज से क्लियर करे सके तो हर दिसो ना। हिकिड़ो मिनट हिकिड़ो, अगर जेकॾहिं पेज से ठाहिणो आहे, अगर पेज पर बनाना है, ठीक है, तो इस वजह से देख ले। अगर मैं इसको लिखूं पॉइंट व्यूड फ्रॉम बिलो, तो ये इसके नीचे से मैं बना सकता हूँ। ये मैं ऑब्जर्वेशन नीचे से कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन हम नीचे से करेंगे, तो ये अगर करंट इनवर्ड है, करंट इनवर्ड के लिए तो ये किस तरह से बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और एक चीज, एक दो रिलेशन आप देख लो। अगर मैं बोलूं कि दो मैग्नेट के अपना, दो प्लेट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, अब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैलेंस हो गई है, वो ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो इक्वल है इसके अपवर्ड फोर्स के लिए, यानी कि दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर। तो जो चीज आप नॉर्मली छोड़ते हो उसको डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा होता है, ग्रेविटी का। तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg, उसका वेट, जो चार्ज का वेट है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू। तो इससे फोर्स निकालोगे तो क्या बनेगा, क्यू ई इज इक्वल टू एफ, यानी कि दिए दो फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ये क्या बनेगा, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू वेट। ये कभी कभी आते हैं सवाल, ये कभी पूछ ले। वेट आपको पता, मास, स्पेशली चार्जेस, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो चार्ज, चार्ज का आपको पता होता है, ग्रेविटी का भी पता होता है, और अपना जो है चार्ज वो भी पता होती है आपको। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल सकते हो। अच्छा, ये मैं चीज बता रहा हूँ, अच्छा देख ले, मैंने आपको कहा कि अगर एक चीज, अपना एक चार्ज जो है अगर मैं लेकर आता हूँ इसके फील्ड के दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो वो जो चार्ज है वो रुक जाती है, यानी कि उसकी जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, देख लें। इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगा किसके, वेट के। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से आपने निकाला। और किसके बराबर होगा, क्यू ई के। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगता है, वेट। तो एम जी बराबर क्या होगा, क्यू ई। ये कभी कभी पूछ लेता है, ये मैंने आपको जस्ट एक रिलेशन बताया पास्ट का, पास्ट में जो सवाल वगैरह पूछते हैं। अच्छा, अभी क्लियर है ये चीज, देख कर रहे हो तो देख कर। अच्छा, ये अपना ब्राइटनेस का जो फोकस होता है, ये ऑटो रखा हुआ है ये जूम के अंदर, ये मैंने काफी ट्राई की है कि इसको सेट करूं, लेकिन ये हो नहीं रहा।
ये जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये बोर्ड थोड़ा थोड़ा ब्राइट होता है, ये ब्राइट हो जाता है थोड़ा कम ज्यादा, तो इस वजह से ये बोर्ड पर लाइट नहीं दिखती है। तो जब मैं सामने होता हूँ तो ये बोर्ड थोड़ा कम फोकस होता है। तो इसी वजह से मैं स्क्रीनशॉट अलग से आपको भेज देता हूँ कि अगर किसी को क्या पता कोई चीज नजर ना आई हो तो वो वहां से देख ले। ठीक है, अभी तो क्लियर आ रहा है, मैंने भी अभी चेक करके देखा है। फोन ले। अभी तो क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और देखें, अब ये हमने फोर्स कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसा ही एक फोर्स लगता है चार्जेस के ऊपर जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं। अच्छा, एक चीज और आप याद कर लें, ये जब याद करने के लिए आपको मैं चीजें बता रहा हूं तो जो चार्ज होती है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पर क्या बनाती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने एक चार्ज रखी थी स्टेशनरी, स्पेस अ रीजन अराउंड द चार्ज विदिन इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट ऑन अनदर चार्ज। उसके सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। यानी कि चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही फील्ड होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है चार्ज जो मूविंग है, मूविंग चार्ज, वो क्या करती है, वो दोनों चीजें बनाती है, फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये आप देख ले, चार्ज मूविंग किस तरह से, जैसे हमने बनाया करंट अपवर्ड। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज टाइम के हिसाब से मूव कर रही है, तो इसके सराउंडिंग में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रही है। तो ये आपने याद कर लेनी है, जो एस एस ओ टी। अच्छा, हमने फोर्स एक कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक वाला, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा जो अगर हम निकालना चाहें तो। इसकी डेरिवेशन वगैरह तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम जो है वो ज्यादा चला जाएगा। बस सिंपल सिंपल चीजें वो देखते जाएं आप। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से फील्ड बनाऊं, सही है, यहाँ से मैं एक चार्ज को यहाँ से मैं एक चार्ज को जो है अंदर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर धकेल रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में, सही है। तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अच्छा देखें, और कितना लगेगा, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फिर इसको डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, वो आप उससे आप निकाल लोगे। ये वाली एक चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था चार्ज के पास मेंशन होना चाहिए, अगर ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फील्ड यहाँ पर कौन सी है, फील्ड है इंटू दी पेज, इंटू पेज या प्लेन, प्लेन के अंदर है फील्ड। तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसका हमें बताना है। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स मैग्नेटिक v के साथ जा रहा है, ये वेलोसिटी v के साथ, मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कौन सा है, इनटू दी पेज वेलोसिटी ये है, या कोई भी चार्ज, सॉरी ये वाली है। तो फोर्स डिपेंड करता है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। सबसे पहले वैल्यू आप बड़ा लेकर आओगे, उसका चार्ज अपना लगेगा। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी भेज रहा हूँ, प्रोटॉन को भी भेज रहा हूँ, सही है, और अल्फा पार्टिकल को भी भेज रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन को के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, या अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को भी भेज रहा हूँ, प्रोटॉन को भी भेज रहा हूँ अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और एक अल्फा पार्टिकल को भी अंदर
जो है भेज रहा हूँ। तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज्यादा से ज्यादा किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, या अल्फा पार्टिकल पर? एनीवन? आ रहा है किसी को? अल्फा पार्टिकल, वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल पर लगेगा, क्योंकि इसकी जो चार्ज होती है वो अ, इसकी चार्ज जो होती है वो 2+ होती है इसकी कंपेयर, और इन दोनों पर चार्जेस सेम होंगी, इन पर दोनों पर जो फोर्स होगा वो सेम लगेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों पर फोर्स सेम लगेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पर लगेगा उतना प्रोटॉन पर, क्योंकि यहाँ पर मास की बात नहीं हो रही। आपने ये नहीं बोलना कि जो है वो प्रोटॉन पर फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर बराबर होती है, ठीक है। एक तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, चार्ज के साथ। दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के साथ। दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। कोई बॉडी अगर यहाँ, यानी कि अगर कोई चार्ज जो है फास्ट मूव करती हुई आ रही है और कोई स्लो मूव करती हुई आ रही है, तो फोर्स जो ज्यादा लगेगा वो किस पर लगेगा, जिस वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यानी कि ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स का। किन चीजों पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है? एक चार्ज, दूसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, ये अब देखें एक चीज समझने वाली, ये वाली जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। सपोज करो कि इस तरह से, तो ये दो मार्कर उठा लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये चार्ज जो है, अगर सपोज करें ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अभी फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू दी पेज। तो ये फील्ड और ये वेलोसिटी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ये इस तरह से। ये आप देखें ये चार्ज किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और फील्ड किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो ये इस तरह से शो होगा, यानी कि ये चार्ज और ये फील्ड परपेंडिकुलर है। चार्ज चार्ज की वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी की बात हो रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फील्ड किसकी तरफ है, अंदर की तरफ। यानी कि ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, और ये अंदर की तरफ डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वैसे जनरली जो फोर्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर मैं एफ एम लिखता हूँ कि क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तीन चीजों पर। तो ये बराबर होता है इसके क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के। किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। लेकिन जब साइन थीटा, अच्छा, और साइन थीटा ये किसके किसके दरमियान में है, ये दो चीजों के दरमियान में है। एक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के दरमियान, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल कौन सी बन रही है, 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारा बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा क्यू वी बी, इस केस के लिए। बाकी जनरली ये वाला फॉर्मूला होगा। वैसे ये वाला फॉर्मूला होगा, और जो ये अबो केस है गिवन, अगर ये किसके लिए होगा, व्हेन बी एंड वी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा जो, और मिनिमम कब होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, हमें यहाँ पे किसी तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो करनी है, या चार्ज जो है वो जीरो करनी है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना है। इन तीन चीजों में से अगर किसी भी एक चीज को खत्म करेंगे तो फोर्स खत्म हो जाएगा। वो किस तरह से, अब देखें, क्योंकि चार्ज जो है ना, अगर चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ये वाली बाकी चीजें, ये सब जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये वाली बाकी चीजें जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो ये वाली सारी चीजें, ये भी जीरो। अच्छा, और एक जो है चीज, फोर्थ वन जिस पर ये फोर्स डिपेंड करता है वो है साइन ऑफ थीटा।
अगर अगर पार्टिकल पैरेलल पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा फील्ड के अंदर, पैरेलल या एंटी पैरेलल आया तो आपको पता है पैरेलल में 0 होती है एंगल और एंटी पैरेलल में 180 होती है। तो इन दोनों का जो साइन का वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। और ये वाला पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना फील्ड के अंदर जाएगा, इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और पैरेलल के केस के अंदर आपसे इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पर फील्ड है कोई भी, यहाँ पर ये आपको बता नहीं रहा, ये फील्ड का कोई भी डायरेक्शन है, यहाँ से एक पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी v है और ये इसकी चार्ज q है, ये सीधा ही सीधा चला गया, तो या तो पार्टिकल ये क्या होगा, या तो ये पार्टिकल होगा पैरेलल और या ये पार्टिकल होगा एंटी पैरेलल, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इसके पास है, चार्ज भी इसके पास है, वेलोसिटी भी इसके पास है और कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये अगर फील्ड देखें, अगर फील्ड फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, तो ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, तो ये वेलोसिटी अपना जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स, अगर ये एंटी पैरेलल होती है तो भी ये अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। ये वाली चीज समझ आई, क्लियर हुई है आपको? बिल्कुल बेसिक करके मैंने आपको समझाया ताकि ये आपको समझने में आसानी हो और बिल्कुल रिफाइन करके जिस तरह से समझाई जाती है ना कोई चीज। अच्छा एक चीज देखें, अच्छा एक कह रहा है रिपीट करो। अच्छा आप देखें फोर्स मैग्नेटिक किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, या तो चार्ज के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये वाला फॉर्मूला देखें क्यू वी बी। अब देखें चार्ज या तो जीरो होगी तो भी ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो भी ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लास्ट वाली एक चीज है साइन ऑफ थीटा, एंगल पर भी ये डिपेंड करेगा। एंगल आपको पता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू किस पर आता है 90 पर, 90 पर साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस होगा, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल किसके लिए, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल अगर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का तो यही डायरेक्शन हो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और फॉर एग्जांपल अगर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये वाला केस कौन सा है पैरेलल, और ये वाला केस कौन सा है एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा वो भी होगा जीरो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। तो पार्टिकल जो है वो सीधा सीधा गुजर जाएगा, वो ना मुड़ेगा ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको आने के बाद कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई अभी 144 क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीजें अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप निकाल सकते हो। अच्छा ये जो फॉर्मूला हमने बताया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अपना ये हमारा फॉर्मूला जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए। अभी हम डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा उससे पहले एक चीज और देखें, काम की चीज एक, वो कौन सी है कि फोर्स जो होगा ना, इसको जब आप लिखोगे वेक्टोरियल फॉर्म में तो ये Q और ये V क्रॉस B के अंदर, V क्रॉस B। और अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है V, और ये वाला जो डायरेक्शन है सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सपोज, सही है। अब देखें ये जो फोर्स बनेगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि ये इस तरह से, तो ये वाला डायरेक्शन जो आएगा ये फोर्स का आएगा। अच्छा ये किस तरह से आप निकालते हो कि प्लेस योर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये आप वेक्टर्स वाला चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये चीज इससे रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेक्टर के अंदर भी एक रूल होता है। इस चैप्टर में इन्हीं चीजों की वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होती है जो मैं चीजें बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक रूल समझाया, वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए करंट के था। अब जिस बच्चे को सिर्फ यही पता होगा ना, वो अगर सोलेनोइड वाला केस देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा ये तो मैंने चीज पढ़ी नहीं है। अब उसके बाद ये वाली चीज आएगी, तो अगर इसमें से कोई चीज v इंटू बी आपसे पूछ लेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये चीज समझे, आपने क्या करना है, एक रूल होता है कर्ल, कर्ल रूल, उसका नाम होता है कर्ल रूल, कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। वो किस तरह से होगा, प्लेस योर डायरेक्शन इन दी, प्लेस योर फिंगर्स
बस जिस जिस जो है वे से मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, बस वो आप याद करते जाएँ और समझते जाएँ। आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। प्लेस योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, और V क्रॉस B है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो वो उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आता है। तो आप देखिए ये वाला वेक्टर है एक, ये इस तरह से, ये वाला अगर वेक्टर है एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वाला वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर, सही है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो कौन सा होगा, ये फोर्स वाला होगा, क्योंकि V क्रॉस B हमें ये करनी है। अब ये क्या है, प्लेस योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर कौन सा है, वेलोसिटी, एंड कर्ल यूर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, अदर वेक्टर कौन सा है, वो है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर क्या होगा, थंब विल पॉइंट आउट, थंब विल पॉइंट आउट the thumb will point out direction of क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो थंब बताएगा। अब देखें, प्लेस योर फिंगर्स इन द फर्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर कौन सा है, V, क्योंकि V क्रॉस B निकालना है, तो आपने किस तरह से रखना है अपना फिंगर, ये इस तरह से। अब क्या होगा, ये बोल रहा है कि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा है, D, इसके डायरेक्शन में आप कर्ल करें, ये इस तरह से मैंने इसको कर्ल किया। तो तीसरा वेक्टर किस तरह से बन रहा है, ये अपवर्ड बन रहा है, तो अपवर्ड बन रहा है तो इसको बोर्ड पर बनाने के लिए मैं किस तरह से लिखूंगा, ये इस तरह से। ये वाली पॉइंट क्लियर हुई, ये वेक्टर से रिलेटेड है, अगर समझ लो तो अच्छी बात है, वरना ये रिपीट करके सुन लेना, ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट V और B की निकालनी है, ये बस ये चीज याद हो, बाकी आप निकाल सकते हो। प्लेस योर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, और इसको मूव जो फिंगर को, अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि अगर इस तरह से जो है वो हाथ रखें, और ये तो डाउनवर्ड जा रहा है ये, लेकिन आपको कर्ल करना है जहां से पाथ छोटा हो, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन रखकर, और ये बी जो है जल्दी आ जाए फिंगर को कर्ल करने से, ये वाली चीज क्लियर हुई। इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फोर्स का जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, V क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो फोर्स आपको मिल जाएगा, सही है। जैसे छोटी सवेरा आज तो बोल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अभी कुछ जो सवाल होंगे वो आपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर देखे होंगे, प्रैक्टिस के अंदर, और आपके जो टेस्ट वगैरह होती होगी वो उसके अंदर भी ये सवाल होंगे। अगर ये मैं चीज बना के रखूं यहाँ पर, तो एक हम रूल पढ़ते हैं, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझो कि जो भी चार्ज पार्टिकल किस फील्ड के अंदर जा रहा हो उसका डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या होता है कि आप तीन चीजें यूज करते हो, फिंगर्स, फिंगर्स, पाम, और तीसरा थंब। ये प्रैक्टिस से याद होंगे, आप प्रैक्टिस करें, अपने जो है क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से देखें और उनको जो है वो सॉल्व करें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, फिंगर्स, पाम और थंब, इस तरह से, ये फिंगर्स, ये पाम और ये थंब। इसमें फिंगर्स जो हम रखते हैं वो फिंगर्स, अब देखें, फिंगर्स एफ जो है ना, फिंगर्स एफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये होगा फील्ड के डायरेक्शन में, एक चीज तो याद कर लें। बाकी एक चीज तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, फील्ड के डायरेक्शन, और कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक। पाम डायरेक्शन देता है फोर्स का, पाम डायरेक्शन देगा फोर्स का, और फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक। अभी ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स कौन सा, अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। अच्छा, थंब किस डायरेक्शन में होगा, थंब या तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर होगा, या करंट के अंदर, इसमें से कोई एक चीज याद कर लो, या तो करंट है, करंट अपवर्ड जा रहा है,
या चार्जेस ऊपर जा रही हैं, बात एक ही है, सही है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोर्स इस चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, ये पता है आपको। अभी आपको किस तरह से निकालना है, अब देखें, प्लेस योर फिंगर्स, फिंगर्स को रखना है अपने फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये आप इनटू द पेज, यहाँ पर फील्ड क्या है, फील्ड कौन सी है, अंदर की तरफ इंटर पेज। तो मैंने अपनी फिंगर्स रख दी पेज के अंदर। अच्छा, थंब किस डायरेक्शन में मुझे रखना है, थंब रखना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, और फील्ड अंदर की तरफ इनटू दी पेज, वो तो बनी हुई है। अच्छा, अभी पाम क्या बताएगा, पाम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब देखें, अगर इसको आप अपना फोर्स अपवर्ड, वेरी गुड, तो यही मैं समझाने चाह रहा था। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अपना फील्ड जो है वो इनटू दी पेज, तो पाम क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन फेस कर रही है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स अपवर्ड। अच्छा, एक चीज आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी, कि ये सारे रूल्स जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं कन्वेंशनल करंट के हिसाब से। मैंने जब उस दिन बताया था तो मैंने आपको ये चीज क्लियर करवाई थी। कन्वेंशनल करंट जो है वो ओल्डर कॉन्सेप्ट है, ये सारे रूल्स इन्होंने बना दिए, इतनी मेहनत पूरी कर ली, उसके बाद पता चला कि करंट जो होता है वो फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए होता है। तो फिर अब इन्होंने बोला कि इन सारों को चेंज करेंगे, तो फिर एक चीज, आप एक बच्चे के दिमाग में अगर गलत कॉन्सेप्ट डाल दोगे ना, तो उसको आपको फिर निकालने में मसला होगा। अब उन सारों जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये चीजें आ गई, अब उन्होंने ये समझ ली इतनी मेहनत के बाद। अब एक चीज और पता चल गई कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो फिर अब सोचा कि इन्होंने क्या करें, या तो इन सबको चेंज कर दे, या तो एक करंट का दूसरा एक फॉर्म बना दे। वो उन्होंने बनाया था कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की चीज वो वाली थी, और इन्होंने इन्होंने एक कंडीशन रखी इन रूल्स के लिए। ये जो भी रूल्स आप पढ़ोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ो या राइट हैंड रूल पढ़ो, राइट हैंड पाम रूल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा राइट हैंड पाम रूल आप याद कर लो और इसमें से प्रैक्टिस करो। आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चाहे आपसे पूछ ले कि अपना फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है डाउनवर्ड है, फोर्स अपना किस तरह से मूव करेगा। ये पहले वाला जो मैंने रूल बताया, एक ही रूल था लेकिन उसके दो पहलू थे, करंट का, और अगर करंट करंट फिक्स हो या सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है। एक तो वो वाला था और दूसरा ये दोनों आप रूल्स याद कर लो, कोई क्वेश्चन आपसे मिस जो है वो मिस नहीं होगा। अच्छा, इसमें और एक चीज क्या है कि इसमें ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए मैंने चार्ज चार्ज कौन सी बताई है, पॉजिटिव। हाँ, सेम चीज है, बस आपको हैंड आपको उल्टा यूज करना है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में आपको जो होता है वो उसमें यानी कि फिंगर्स के लिए जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में और थंब करंट की डायरेक्शन में, तो ये अपना दूसरी फिंगर जो होंगी वो फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो करेंगी। आप इक्विवेलेंट होंगे दोनों, लेकिन हैंड दूसरा होगा तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगा दोनों के लिए, आप करके देखोगे तो। लेकिन आप ये चीज याद कर लो ना, दोनों को कंफ्यूज मत करो। बच्चे क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ते हैं और राइट हैंड पाम रूल भी पढ़ते हैं, फिर उन दोनों को मिक्स करके कोई अपना एक रूल बना देते हैं। तो ये चीज आपने नहीं करनी, और प्रॉब्लम भी गलत करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये रूल अच्छे से याद कर लेना है। और एक चीज याद करनी है कि दिस वन इज फॉर पॉजिटिव, दिस वन इज फॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए। अच्छा, और एक चीज, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए, अगर मैं ये चार्ज हटाकर इलेक्ट्रॉन लिख दूं, या ये मैं यहाँ पर बनाऊं, ये दोनों सेम चीजें हैं और इसको अच्छे से आप पढ़ लोगे ना, तो आप कर कर लोगे ये चीज। अच्छा, फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर जो मैं चार्ज लेकर आ रहा हूँ वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ नेगेटिव। अच्छा, अभी क्या होगा, अभी एक मजे वाली बात होगी, वो आप देखें। आपको जब भी कोई चार्ज नेगेटिव गिवन हो, तो आप उस चार्ज को सपोज करें पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो इसको आपने इस तरह से सपोज करना है, आपने सपोज करना है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड के अंदर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अंदर गई, फील्ड अंदर की तरफ फिंगर्स इनटू द पेज, क्योंकि फिंगर्स इनटू द पेज, थंब जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन पाम अपवर्ड। अब ये जो वैल्यू आया ना अपवर्ड, इस फोर्स की वैल्यू को आपने बस रिवर्स कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। आपने अलग से इसके लिए कोई फाइंड नहीं करना, क्योंकि ये सारे जो रूल्स सेट हैं ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से सेट है। फॉर कन्वेंशनल करंट, तब उस टाइम इन चीजों का इनको साइंटिस्ट को पता ही नहीं था। आप लोग उन साइंटिस्ट से ज्यादा होशियार हो, लेकिन ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत जो है आप एक समराइज फॉर्म में लिख रहे हो, तो देख रहे हो, तो वो आपको चीजें जो है ज्यादा आ रही है, सही है। तो आप देखें, ये नेगेटिव है ना, बस इसको क्या रखना है, अगर अपवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स अपवर्ड आ रहा है ना,
तो ये नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव के लिए होगा एग्जैक्टली डाउनवर्ड, बस उसका उल्टा होगा। अच्छा, अगर किसी तरह से अगर फोर्स जो है वो राइट साइड की तरफ आ रहा होता ना पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए सिंपल उसका उल्टा, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये वाली चीज समझ आई? अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन हो तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज सपोज करके उसका फोर्स निकालना है इस रूल के तहत। इस रूल के तहत फोर्स निकालकर उस फोर्स को रिवर्स कर लो, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए होगा। ये वाली चीज क्लियर हुई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फिलहाल छोड़ दो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो भी यही है, इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन दोनों रूल्स पढ़ के और यूज ना करना, यूज आपको पता ही ना हो कि किस तरह से होगा। कभी आप बच्चे क्या करते हैं, दोनों रूल्स पढ़ते हैं ना, तो कभी कोई बच्चा राइट हैंड यूज कर रहा होता है, कभी लेफ्ट हैंड यूज कर रहा होता है, और अपना राइट हैंड यूज करने के लिए वो फ्लेमिंग राइट हैंड पर लगा रहा होता है, और ये अपना राइट हैंड पाम रूल उसको ये पता ही नहीं चलता, ये दोनों चीजों को मिक्स कर देता है। तो इसको इसलिए मैंने बस बताया ना, ये अलग से अपना एक लॉ ना बना है, बस एक चीज याद कर लें, उसके कॉन्सेप्ट देख लें, फिर आराम से जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई? काफी जो है मैंने आपको आज कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई हैं जो नॉर्मली समराइज वे में नहीं होती या कोई बताता नहीं है, लेकिन ये चीजें आपके अपना सिलेबस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से जो है वो चीजें मुझे बतानी पड़ी। एक सेकंड, अजान आ रही है, थोड़ी वो अजान खत्म हो जाए। अच्छा, क्लास क्लास खत्म करें या बस एक चीज बताऊं या थोड़ा बहुत चले? टाइम तो वैसे हो गया आई थिंक, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो गई 1 घंटे की। अच्छा, वो एक टीचर मैंने देखा था, वो क्या कर रहा था कि राइट हैंड की बता रहा था, राइट हैंड पाम रूल, फिर वो बहुत बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज करो यहाँ पर। वैसे रिजल्ट सही आएगा उसे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होंगे, राइट हैंड यूज करें, ठीक है, उनको राइट हैंड ही आराम से समझ आएगा, उसके बाद वो लेफ्ट हैंड यूज करना शुरू करेंगे तो फिर कुछ और ही निकल के आएगा। इसी वजह से मैंने बोला कि अपने आप को लिमिटेड रखो, राइट हैंड के ऊपर फिंगर्स पाम थंब इन चीजों को याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन मिस हो तो मुझे बोलना आप। सही है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इसका थोड़ा देख लें आप, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड डेनोटेड विद बी। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहा जाता है। तो ये अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ चीजें बोलते हैं। तो अब देखें, हमने फोर्स पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स। अब यहाँ इस चीज में से हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो बी किसके बराबर बन जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वी। सही है? अच्छा, और एक चीज भी होती है कि एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो कंडक्टर के लिए होता है। वो क्या होता है, वो ज्यादा इजी है इसको समझाने के लिए, वो होता है बिल साइन थीटा। सही है? यहाँ पर बी, इस यहाँ से अगर बी निकालोगे आप तो वो बी बराबर आएगी एफ अपॉन आई। आई किसके लिए, करंट के लिए, करंट के लिए इंट, और ये एल जो है वो लेंथ के लिए। इस चीज से समझे, ये वाली जो है ना थोड़ा, ये आपको वेलोसिटी का अलग यूनिट आएगा, चार्ज से वेलोसिटी का करंट यूनिट निकालेंगे तो एनर्जी बचेगी, वो लेंथ के अंदर यानी कि अलग करके रख लेंगे। तो ये देख लें, इसको मैं आपको कल बताऊंगा, समझाऊंगा, सिर्फ आपको यूनिट बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और लेंथ का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर। तो न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। और इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं टेस्ला। इस पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं, टेस्ला। सही है? टेस्ला जो है वो इसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का।
अच्छा एक जो है वो चीज देखिए, 1 टेस्ला किसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 टेस्ला। अब 1 लिखना है ना हमें, तो सारों को 1 1 रख दो। 1 न्यूटन, 1 एम्पियर, 1 मीटर। और मैंने बताया कि लेंथ किसकी है? कंडक्टर की। सपोज करें एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है? 1 एम्पियर। सही है। और जब उसके अंदर अगर ये अपने मैग्नेटिक फोर्स तो लगाएगा ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अगर वो लगा रहा है 1 न्यूटन का, अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा 1 टेस्ला। जिस तरह से आप बताते हो 1 किलोग्राम बॉडी हो, वो 1 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही हो, तो उसको कहा कहते हैं हम न्यूटन। बिल्कुल उसी तरह से ये आपने चीज याद रखनी है। when 1 Newton force is acting, if the current through the conductor is 1 ampere of length 1 meter, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना है? 1 एम्पियर, और लेंथ कितनी है उसकी? 1 मीटर। जो फोर्स लग रहा है अगर वो 1 न्यूटन है, तो जो फील्ड है उसे हम कहेंगे 1 टेस्ला। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई? इसमें से भी हम निकाल सकते हैं। तो किस तरह से? एक बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी। क्यू आपने पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज की जगह पर रखोगे आई इंटू टी, और यहाँ पर ये वेलोसिटी। तो ये फोर्स, करंट, करंट किसके बराबर होता है? एम्पियर इंटू टी की जगह पर क्या रखोगे? सेकंड। इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड में खत्म हो गया, तो ये कितना आया? फोर्स अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो ये अगर मैं ये चीज करवाता तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान चला जाता, इसी वजह से मैंने उसके हिसाब से बताई। अच्छा, ये फोर्स है क्यू वी बी, फोर्स ड्यू टू चार्ज। ये आपने चीज याद रखनी है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो ये चार्ज की जगह पर चला जाएगा करंट, और उस कंडक्टर की लेंथ। सही है। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको कॉन्सेप्ट्स पर और इन रूल्स पर जो है वो ध्यान दिलवाऊं, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान डेरिवेशन की तरफ चला जाए और आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स मिस कर लो। और ये चैप्टर जो है बहुत ही समझो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसको समझने की कोशिश करो अच्छी से, इंशाल्लाह ताला आराम से हम कर लेंगे इस चैप्टर को। वैसे तो अगर मैं चाहता तो ये चैप्टर आज जो आपके अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस है वो खत्म हो जाता। अगर पीएमसी सिलेबस से है तो वो खत्म हो जाता। उस दिन एक लड़की ने ज्वाइन किया तो उसने देखा कि मैं ये कन्वेंशनल करंट और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट बता रहा था, तो उसने कहा कि अभी तो ये बेसिक चीजें चल रही है। उसने वो लेक्चर मिस किया। उसके बाद उसने मैसेज किया कि ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने बोला हाँ खत्म हो गया, उसी दिन के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह तक तो मैं पहुंच चुका था, बस दो चीजें रह रही थी, एक ईएमएफ था और दूसरा पावर्स थे। तो इसी वजह से अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो मैं काम वाली चीजें बता रहा हूँ आपको, और जो चीजें आने वाली है आप कंपेयर करके देखो। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप कोई टेस्ट वगैरह उठाओगे, प्रैक्टिस टेस्ट, उसके अंदर एज इट इज लाइंस लिखी हुई होंगी जो मैं चीजें यहाँ पर आपको बता रहा होता हूँ। सही है। तो इसी वजह से आपने ये चीज करनी है कि जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीजें समझनी है, और फॉर्मूलाज जो मैं आपको कहूँ कि ये आपने फॉर्मूलाज याद कर लें और ये इसका यूज ये है, तो वो आपने देख लेना है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम करते जाएंगे। और ये चैप्टर जो है मैंने जानबूझकर थोड़ा स्लो चलाया है ताकि आपको बेसिक इसके जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आए। जितना ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था उसकी उसी वजह से इसके अपना बच्चे पहले क्लास में कम आए। आज तो शायद मेरे ख्याल से दो ही तीन जो है वो, एक तो मेरी आईडी है खुद की और दूसरा दो बंदे बस मौजूद है, बाकी वो देखेंगे खुद लेक्चर तो वो कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये 3 दिन के अंदर ये लेक्चर खत्म करूं। आज ये पहला दिन हमारा खत्म हो गया इसमें, बाकी कल और परसों इंशाल्लाह ताला। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। जिस तरह से मैंने फोर्सेस कैलकुलेट करना दिखाई आपको कि फील्ड अगर इनवर्ड है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इलेक्ट्रॉन वाला मसला भी मैंने हल करवा दिया। ठीक है। और ये भाई मैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि फ्लेमिंग के लिए आपने एक ही चीज याद करनी है, वो है अपना राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल याद कर लो और अच्छे से पढ़ लो, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे मजीद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।